हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाय अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए ये श्रृंखला आपको देख मिलती है, जहाँ पे प्रति दिवस कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपसे जुड़ते हैं। तो आज के क्रम की जब बात की जाए तो आज की श्रृंखला में नए प्रश्नों के साथ आपके जुड़ रहे हैं, जहाँ पे हम कुछ चर्चा करेंगे आपके प्रश्नों के सापेक्ष में कुछ नए बिंदुओं के बारे में। तो चलिएगा, जल्दी से जल्दी आप लोग भी इस सेशन में जुड़ जाएं, ताकि रोज नई-नई चीज़ों को समझते हुए जो नए-नए आपके व्याख्यान होते हैं, उसको इस क्रम में ऐड किया जा सके। जैसे ही बिंदु पहलू के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। पहले प्रश्न के साथ बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कादम्बरी कादम्बरी नाम की पुस्तक की जब बात की जाए तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कादम्बरी की जब बात की जाए तो कादम्बरी के द्वारा कौन-सी पुस्तक आपकी लिखी गई है? और इस नाम की जब बात की जाए तो यह नाम आपको प्रमुख रूप से देख मिलता है, खास करके कालिदास, बाणभट्ट, महादेवी वर्मा या फिर आपके अबुल फजल। ठीक है? कौन से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से कादम्बरी नाम की पुस्तक लिखी गई है? देखिए, यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी आप कह सकते हो कि हिंदी बोलने वालों की जब बात की जाए तो एक हिंदी भाषी राज्य का बेल्ट होता है। और जैसा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हिंदी बोलने वाले कई सारे लोग आपके यूपी राज्य से शामिल होते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाना प्रकार की पुस्तकें लिख रखी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अबुल फजल की ही बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है? आपने सुना होगा अकबरनामा। ठीक है? तो अकबरनामा नाम की पुस्तक की जब बात की जाए तो ये इनके द्वारा, इवन आपने एक और पुस्तक सुनी होगी, आइन ए अकबरी। ठीक है? आइन ए अकबरी की जब बात की जाए तो यह आपको नाम देखने को मिल जाता है। इवन आपने नाम सुना होगा जैसे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने क्या पुस्तक लिखी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है पद्मावत। क्या है? पद्मावत की जब बात की जाए तो पद्मावत नाम की एक जो पुस्तक होती है, यह इनके माध्यम से लिखी गई है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा जैसे तुलसीदास, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनके द्वारा रामचरितमानस लिखी गई है। ये अचानक से याद आया क्यों? क्योंकि इन दोनों पुस्तकों की जब बात की जाए तो ये दोनों पुस्तक क्या है? अवधी भाषा में लिखी गई है। तो अवधी के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा वाल्मीकि के बारे में। वाल्मीकि नाम के ऋषि की जब बात की जाए तो इन्होंने क्या की है? रामायण नाम की पुस्तक को लिखा है। और रामायण की जब बात की जाए तो ये किसमें? शुद्ध रूप से आपने सुना होगा संस्कृत भाषा में। ठीक है? संस्कृत भाषा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो महाभारत आपने सदैव सुना होगा किसके बारे में? वेदव्यास। वेदव्यास की जब बात की जाए तो वेदव्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया। और ये जो आपका सीतापुर का रीजन है, बेसिकली नैमिषारण्य, वहाँ से आपका इनका नाम दिख मिलता है। बाकी अगर देखा जाए तो नामों के अंतर्गत आप कह सकते हो जैसे महादेवी वर्मा, अगर इनकी बात की जाए तो इनके माध्यम से क्या लिखा गया है? नीरजा। नीरजा की जब बात की जाए तो नीरजा इनके द्वारा लिखी गई है। गिल्लू की जब बात की जाए तो गिल्लू इनके द्वारा लिखी गई एक विशेष पुस्तक हो जाती है। इवन महादेवी वर्मा की जब बात की जाए तो इनको हम क्या बोलते हैं? आधुनिक मीरा की संज्ञा भी दे देते हैं। ठीक है? आधुनिक मीरा के रूप में अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा का नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है? बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम आपने सुना होगा किसके बारे में? बाणभट्ट के बारे में। बाणभट्ट की जब बात की जाए तो बाणभट्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है कादम्बरी। कादम्बरी की जब बात की जाए तो कादम्बरी, और कादम्बरी के अलावा हर्षचरित्र। बेसिक अगर देखा जाए तो ये हर्षवर्धन राजा की जब बात की जाए तो हर्षवर्धन राजा के क्या थे? एक तरीके से आप कह सकते हो दरबारी कवि थे। तो हर्षवर्धन राजा के दरबारी कवि थे, तो इसी दरबार में रहने के सापेक्ष इन्होंने क्या की है? इन पुस्तकों को लिख रखा है। ठीक है? एक नाम और ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, गुलबदन बेगम। खास अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आपने सुना होगा हुमायूं नामा। ठीक है? हुमायूं नामा की जब बात की जाए तो हुमायूं नामा नाम की जो पुस्तक है वो आपकी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। तो अलग अलग व्यक्तियों की जब बात की जाए तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा क्या हो जाता है? यह नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। बेसिक एक चीज और ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो ये कहाँ पे रहते थे? कई बार इनके अवस्थिति के बारे में पूछा जाता है, तो इनकी अवस्थिति हो जाती है कन्नौज। क्योंकि आप भी जानते हैं हर्षवर्धन ने क्या किया था? अपनी जो सेकंड कैपिटल थी, दूसरी राजधानी, उसको कह सकते हो कि यहाँ पे कन्नौज को डेवलप किया था। तो इसी नाते कन्नौज से ही इनका क्या हो जाता है? संबंध आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि जैन धर्म के एक तीर्थंकर हैं, खास करके जिनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की जब बात की जाए तो पार्श्वनाथ का संबंध हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। पार्श्वनाथ का संबंध यह हमें देखने को मिलता है।
खासा अगर इनकी बात की जाए तो ये नाम कहाँ से समित होते हैं? श्रावस्ती से, अयोध्या से, आपके बनारस से या फिर आपके फर्रुखाबाद से। कौन सा एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ से इनका संबंध हो जाता है? पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये हमारे यहाँ पे क्या हुआ, पैरेलल आपके व्यवस्थित हुआ। जैन धर्म की जब बात की जाए तो जैन धर्म में मान्यता के अनुसार आप भी जानते हैं कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। और इस 24 तीर्थंकरों की जब बात की जाए तो संयोग से आपको हमने कई बार बताया है कि यूपी में खास करके 9 तीर्थंकर आपको देखने को मिलते हैं। कितने? यूपी में 9 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें ऐसे आपने नाम सुना होगा। 5 तो आपके अयोध्या से शामिल होते हैं, 5 आपके अयोध्या से। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो रामभद्राचार्य नहीं, रामभद्राचार्य नहीं, रामभद्राचार्य केवल आरओ की सीट मांग रहे थे, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अयोध्या से कौन शामिल थे, तो ऋषभदेव, या जिनको हम ऋषभनाथ कहते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए अजितनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ, साथ ही साथ आप कह सकते हो कि सुमित नाथ, ठीक है, सुमित नाथ। तो इनकी जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित थे, ये आपके अयोध्या से समित थे। 5 लोगों की जब बात की जाए तो 5 लोगों का संबंध आपके यहाँ से हो जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, 2 लोग आपके प्रयागराज से समित थे, 2 लोग आपके बनारस से समित थे। कहाँ से? 2 की जब बात की जाए तो 2 आपके बनारस से समित थे। एक का नाम आपने सुना होगा किसके रूप में, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, और एक का नाम आता है सुपार्श्वनाथ, ठीक है, सुपार्श्वनाथ। खास अगर इनकी बात की जाए तो ये 2 व्यक्ति आपको देखने को मिल जाते हैं। मिला जुला के अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ। बाकी अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति कहाँ से समित थे, एक आपके श्रावस्ती से समित थे, और एक की जब बात की जाए तो एक आपके कौशाम्बी जिले से समित आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक आपके श्रावस्ती से समित थे, एक आपके कौशाम्बी से समित थे। पार्श्वनाथ की जब बात की जाए तो पार्श्वनाथ कहाँ से समित है, पार्श्वनाथ आपके इसी बनारस से समित आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसी फर्रुखाबाद में आपने नाम सुना होगा, कंपिल नाम का लोकेशन पड़ता है। तो यहाँ पे कंपिल महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये किससे समित है, तो ये जैन धर्म का एक विशेष त्योहार है। और यही फर्रुखाबाद की जब बात की जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा संकिंसा के बारे में। संकिंसा किससे समित है, तो एक जैन धर्म के गुरु हैं जिनका नाम है विमल नाथ, ठीक है। तो विमल नाथ की जब बात की जाए तो विमल नाथ का जो संबंध होता है वह कहाँ से समित होता है, तो यह नाम आपको प्रमुख रूप से मिलता है संकिंसा से, जैन धर्म के बारे में। वैसे अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों का केंद्र बिंदु कहाँ पे मिलता है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो केंद्र बिंदु आपको मिलता है ये वर्तमान में आपके मथुरा में। तो मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा जैन धर्म और बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु आपको मिलता है। बाकी आपने सुना होगा कि 24 तीर्थंकर थे, तो 24वें नंबर पे जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम आता है महावीर। और महावीर की जब बात की जाए तो इनके बारे में आपने नाम सुना होगा पावापुरी, ठीक है। पावापुरी की जब बात की जाए तो वहां से इनका संबंध हो जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो महावीर के बाद ये 24वीं परंपरा, खास करके जो 24 तीर्थंकर थे उन परंपरा को यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो अपने आप में अवनालिका अपर्दन से प्रभावित माना जाता है। अवनालिका अपर्दन की जब बात की जाए तो अवनालिका अपर्दन से प्रभावित माना जाता है। यूपी का ऐसा कौन सा जिला है। नामों की जब बात की जाए तो नाम समित हो जाते हैं किसके रूप में, आगरा में, गोरखपुर में, मऊ में, इटावा में। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम अपर्दन की बात करें, ठीक है, अपर्दन हमारे यहाँ पे 2 माध्यम प्रमुख रूप से आपको मिलता है। आज अगर हम अपर्दन की बात करें, अपर्दन, तो अपर्दन हमारे यहाँ पे 2 माध्यम से होता है। कौन-कौन से माध्यम हैं? एक आपका माध्यम होता है वायु के माध्यम से और एक आपका होता है जल के माध्यम से। अपर्दन मतलब आप कह सकते हो कि जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, भूक्षरण भी कह सकते हैं। मतलब हमारे जो धरती की पहली परत होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो वायु के माध्यम से जो क्षरण होता है वो पहले चरण में होता है आपके कहाँ पे, हमारे यूपी के जो पश्चिमी जिले हैं, ठीक है। पश्चिमी जिलों की जब बात की जाए तो पश्चिमी जिलों में होता है, और पश्चिमी जिलों में खास करके जो आपका आगरा और मथुरा है, ठीक है। आगरा और मथुरा जिले की जब बात की जाए तो वहाँ पे नाम देख मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गर्म शुष्क हवाएं थार के रेगिस्तान से चलती हैं, तो यहाँ पे बलुई जमीन होती है तो यहाँ की मिट्टी उड़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके साथ ही क्या हो जाता है, आपके जो मध्य क्षेत्र है, खासा अगर इनकी बात की जाए
तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार का अपर्दन होता है जिसको हम कहते हैं समतल क्षेत्र में मृदा अपर्दन। ठीक है, तो समतल क्षेत्र में मृदा अपर्दन आपको दिख मिलता है। बेसिक अगर देखा जाए तो इस बात को किसान समझ नहीं पाता है और इसको ही विज्ञान की भाषा में हम एक नाम देते हैं, किसान की मौत। क्या कह देते हैं? किसान की मौत। क्योंकि मिट्टी की जो पहली परत है उपजाऊ परत है, अगर वही नहीं रहेगी तो किसान का क्या होगा? कर्ज के जाल में फंस करके डेथ हो जाएगी। ठीक है, बेसिक जल। जल की जब बात की जाए तो जल के माध्यम से एक हमारे यहाँ पे पूर्वांचल लोकेशन है, तो पूर्वांचल में आपने सदैव सुना होगा बाढ़ आती है। अब बाढ़ की जब बात की जाए तो पूर्वांचल के केवल एक जिले में नहीं आता, ना केवल एक शहर में आता है। आप भी जानते हैं पूर्वांचल के लगभग लगभग 20-25 जिलों में क्या होता है? बाढ़ प्रभावित होता है और अच्छा खासा नुकसान होता है। तो बाढ़ आज हमारी यूपी में सबसे ज्यादा प्रभावकारी होती है। तो अगर हम मृदा क्षरण की बात करें तो मृदा क्षरण के रूप में सर्वाधिक अगर कोई प्रभावकारी है तो सर्वाधिक प्रभाव आपके बाढ़ के माध्यम से पड़ता है। दूसरा अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम आता है किसका? इटावा। इटावा की जब बात की जाए तो वह किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अवनालिका अपर्दन से। एक्चुअली आपने सुना भी होगा हमारे यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है चंबल। तो चंबल नदी क्या करती है? बड़े बड़े खड्डे बनाती है। इसी नाते आपने सुना होगा चंबल के बीहड़ जो है वो काफी प्रसिद्ध भी माने जाते हैं। ठीक है, तो चंबल के बीहड़ की जब बात की जाए तो चंबल के जो बीहड़ हैं वो काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। बेसिकली चंबल की जब बात की जाए तो चंबल जो समित होता है, चंबल की आज अगर बात की जाए तो चंबल के सापेक्ष में हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ से समित है? इटावा से। ठीक है, तो इटावा जिले की जब बात की जाए तो इटावा जिले में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा खास करके कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलन की जब बात की जाए तो सही सुमेलित नहीं है। नाम आता है चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ, नवचंदी का मेरठ में, लाडली जी का वृंदावन में, भारत माता जालौन में। सीट बिक गई है। अच्छा, सीट उट नहीं बिकी होती है। ठीक है, आप लोग बउराहा हो, आपकी जानकारी के लिए बता दें विधानसभा में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है, वो अलग बात है कि क्लिप आपको वायरल मिली और थोड़ा सा आज ही के दिवस में आपने वो रिपोर्ट देखी होगी कि 186 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी और हर पांचवा व्यक्ति क्या है? करीबी व्यक्ति शामिल है। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। आज तो आपको लग रहा है ना कि हर पांचवा व्यक्ति है। 186 सीटें जो निकली हैं उस 186 सीटों में अगर आप पारदर्शी तरीके से चेक करेंगे ना तो उसमें 185 लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आए हैं। ठीक है, उनका किसी न किसी माध्यम से क्या हुआ है? चयन हुआ है। वो अलग अलग तरीके से आते हैं। तो विधानसभा में जितनी भी ऐसी भर्ती होती है वो ऐसे ही होती है। उसके लिए कोई पहली बार अनोखा कृत्य नहीं रचा गया है। आप इसके लिए परेशान मत होइए। लोक सेवा आयोग अगर ऐसा करता तो वो गलत होता, क्योंकि विधानसभा की अगर बात की जाए और विधानसभा में चूंकि आप भी जानते हैं सबसे जो बड़ा एक दावेदार व्यक्ति होता है वो सामान्यतः विधानसभा का अध्यक्ष होता है, तो वही क्या करता है? ऐसे कृत्य को अंजाम देता है। ये कोई पहली बार घटना नहीं घटी है जो आप लोग ऐसा लग रहा है कि मतलब मंगल ग्रह पे भारत ने पहली बार अपना रॉकेट यान गिरा दिया है। ठीक है, तो ये बहुत पहले से आता आ रहा है। आज आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया है, मोबाइल है, पेपर है तो उससे जानकारी मिल गई तो आप अचंभित मत होइए। ये बहुत पहले की घटनाएं हैं। विधानसभा में जितने भी भर्ती होती हैं, कभी आपने सुना है विधानसभा में कि लिपिक की भर्ती हो रही है? बताइए। जबकि आप भी जानते हैं कि विधानसभा में कितने टाइपराइटर होंगे, कितने स्टेनो होते हैं, कितने चपरासी होते होंगे, कितने अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं कि नहीं होते वास्तविक रूप में? लेकिन कभी आपने सुना है कि उसका एग्जाम हो रहा है, उसका कुछ ऐसा हो रहा है? पहली बार तो हमने सुना था विधानसभा के रक्षक की भर्ती आई थी, शायद हमें लगता है 2016 में। इससे पहले तो हमने विधानसभा रक्षक की भी भर्ती ना सुनी थी, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं। तो ये डायरेक्टली डायरेक्टली उन्हीं से समित आपके व्यक्ति होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति चुनाव जीत के जाता है तो वो अपने आखिर नेता लोग काहे घूमते हैं? एक चीज बताओ, ये जो जिला अध्यक्ष गांव के प्रधान जी झंडा लगा के घूम रहे हैं, दिन भर डीजल पेट्रोल फूंक रहे हैं एक ठो नेताजी के पीछे, काहे के लिए? कुछ उपलब्धि तो मिलती होगी ना, सीधी सी बात है। तो उसके लिए आप बिल्कुल बड़े हद तक चिंतित मत होइए। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। खैर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यहाँ पे बात चली है कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलन की जब बात की जाए तो सुमेलन के अंतर्गत सबसे पहली बात चंद्रिका देवी मंदिर। ये कहाँ से समित है? तो आप भी जानते हैं लखनऊ में जो बक्सी का ताल है, बक्सी के ताल में खास करके लखनऊ में ये चंद्रिका देवी मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये नौचंडी देवी का मंदिर, ये कहाँ पे है? मेरठ में। खासा आपने सुना होगा, इसको हम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी मानते हैं और यहाँ पे मेला आयोजित किया जाता है होली के बाद।
तो होली के बाद आपने सुना होगा एक रंग-बिरंगा उत्सव के रूप में क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता भी है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो लाडली जी का मंदिर, लाडली जी का मंदिर आप भी जानते हैं, ये खास अगर इनकी बात की जाए, तो ये सम्मिलित हो जाते हैं किसके रूप में, जब हम नाम लेते हैं वृंदावन। तो मथुरा वृंदावन की जब बात की जाए तो यहाँ पे यह मंदिर आपको दिख मिलता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये हमारे यहाँ पे राधा रानी से समित एक मंदिर होता है। तो राधा रानी की जब बात की जाए तो लाडली जी का जो मंदिर है, वो आपके राधा रानी जी से समित आपका एक मंदिर हो जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो भारत माता मंदिर जो है, ये जालौन में नहीं पड़ता है, ठीक है। भारत माता मंदिर की जब बात की जाए तो कायदे से आपने सुना होगा, ये बनारस में अवस्थित है। और बनारस के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो इस भारत माता मंदिर के बारे में एक खासियत और ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई मूर्ति नहीं स्थापित है, ठीक है। बल्कि इसकी जगह पे क्या है, इसकी जगह पर भारत का नक्शा है। क्या है? भारत का नक्शा जो आपने देखा भी होगा, शुद्ध संगमरमर से बनाया गया है। तो बनारस में भारत माता मंदिर आपको देख मिलता है। अच्छा, मंदिरों के समूह की जब बात की जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, इसी बनारस में ही आपको देख मिलता है, जिसका नाम आता है सर्ववेद मंदिर। ये सर्ववेद मंदिर क्या है? तो सर्ववेद मंदिर की जब बात की जाए तो ये भी एक आपका मंदिर है, जो बेसिकली कोई मंदिर नहीं बल्कि एक योग सेंटर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बनारस में क्या है, सर्ववेद मंदिर है जो आपके एक सेंटर के रूप में जाना जाता है, इसमें भी कोई मूर्ति नहीं है। और दूसरा भारत माता मंदिर जो है, इसकी जब बात की जाए तो इसमें भी कोई मंदिर में मूर्ति नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत का अखंड भारत का जो मैप है, वो आपका यहाँ पे स्थापित है। तो बनारस में इसकी अवस्थिति देख मिलती है। बाकी जालौन की जब बात की जाए तो ये किस लिए फेमस है, तो आप भी जानते हैं, हस्त निर्मित कागज के लिए। हस्त निर्मित कागज की जब बात की जाए तो जालौन इसके लिए जाना जाता है। कालपी इसके मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता है। जालौन से एक बड़े फेमस व्यक्ति हैं महेश दास, जिनका नाम आता है बीरबल के रूप में। तो बीरबल की जन्मस्थली हो जाती है। और इसी जालौन की जब बात की जाए तो यहाँ से 84 खंभा गुम्मद देखने को मिलता है, ठीक है। 84 गुम्मद, 84 गुम्मद की जब बात की जाए तो 84 गुम्मद नाम की एक जो स्थापत्य कला की इमारत है, वह आपकी इसी जालौन से समित आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जालौन। आगे की बात करते हैं तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध की जब बात की जाए तो भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ। बेसिक अगर इनकी बात की जाए तो ये नाम समित होता है। भगवान बुद्ध की जब बात की जाए तो भगवान बुद्ध को हमारे यहाँ पे लोक अवतारों की जब बात की जाए तो उसमें विष्णु का अवतार माना जाता है। अच्छा, विष्णु की जब बात की जाए तो विष्णु के कितने अवतार हैं, तो सामान्यतः आपने सुना होगा 10 अवतार हैं। कितने हैं? 10 अवतार आपको विष्णु के देखने को मिलते हैं। अगर हम एक क्रम में पूछे कौन कौन से अवतार हैं तो आपने सुना भी होगा। जैसे अगर हम बात करें तो एक आपने नाम सुना होगा 12 अवतार, ठीक है। 12 अवतार की जब बात की जाए जिसमें आपने देखा भी होगा कि भगवान विष्णु सूअर का अवतार लिए थे, खास करके पृथ्वी को हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस से बचाया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो नरसिंह अवतार आपने सुना होगा, नरसिंह अवतार इनके द्वारा लिया गया था। नरसिंह के अलावा अगर देखा जाए कछुआ बन करके समुद्र मंथन का कार्यक्रम आयोजित कराया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो मोहिनी अवतार, जिसमें देवता और दानवों की जब बात की जाए तो उनको जो अमृत था उसका वितरण कराया था। मोहिनी अवतार के अलावा अगर देखा जाए तो इसके बाद इन्होंने क्या किया था, परशुराम अवतार की जब बात की जाए तो परशुराम अवतार जो है वह लिया था, ठीक है। परशुराम अवतार के अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा खास करके 52 अवतार इनके द्वारा लिया गया था, ठीक है। जहाँ पे बलि की जब बात की जाए तो बलि को खास करके कह सकते हो कि स्वर्ग का राजा घोषित किया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राम अवतार आपने सुना होगा, तो राम अवतार इनके द्वारा लिया गया। राम अवतार के अलावा अगर देखा जाए तो कृष्ण अवतार इनके द्वारा लिया गया। और कृष्ण अवतार के अलावा अगर इनकी बात की जाए तो आपने सुना होगा किसके बारे में, ये बुद्ध अवतार। तो बुद्ध की जब बात की जाए तो बुद्ध का अवतार इन्होंने लिया। और फिर आप कह सकते हो आने वाले समय में हमारे यहाँ पे क्या होगा, कल की अवतार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल की अवतार जो है वो आपका क्या होगा, भविष्य से समित आपका हो जाएगा। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो जब हम भगवान विष्णु की बात करते हैं तो भगवान विष्णु को आधारित करते हुए ये कुल क्या हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे 10 अवतार आपको देखने को मिल जाते हैं। रही बात भगवान बुद्ध को लेकर के, तो भगवान बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनके जन्म की जब बात की जाए तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी जंगल की जब बात की जाए तो लुम्बिनी जंगल जो आपके कपिल वस्तु से समित है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और जन्म होने के सापेक्ष अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनके ही माध्यम से श्रावस्ती की जब बात की जाए तो सर्वाधिक समय व्यतीत किया गया था, ठीक है। सर्वाधिक समय की जब बात की जाए तो सर्वाधिक समय यहाँ पे व्यतीत किया गया। बेसिक आपने सुना होगा सर्वाधिक वर्षा काल, ठीक है।
तो सर्वाधिक वर्षा काल की जब बात की जाए तो सर्वाधिक वर्षा काल यहाँ पे व्यतीत किया गया। कुशीनगर की जब बात की जाए तो कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। और इसी नाते आपने सुना होगा यहाँ पे क्या है, एक महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण की जब बात की जाए तो महापरिनिर्वाण जो एक मंदिर है वह आपका यहाँ पे बनाया गया है। खास करके अगर देखा जाए तो यहीं पे आपको रामभर स्तूप भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो रामभर स्तूप की जब बात की जाए तो यहाँ पे रामभर स्तूप भी देख मिलता है जो आपके कुशीनगर से समित होता है। आज कुशीनगर की जब बात की जाए तो कुशीनगर किसके लिए जाना जाता है, तो कुशीनगर की जब बात की जाए तो कुशीनगर में खास करके आपने उस समय सुना होगा मल्ल राजाओं का शासन था। और मल्ल राजा की जब बात की जाए तो चंदू चंदू के द्वारा क्या किया गया था, दूषित भोजन दिया गया था। और इसी दूषित भोजन देने के कारण क्या हो गया था, इनकी डेथ वगैरह भी हो गई थी। तो कुशीनगर में उस टाइम पे मल्ल राजा हुआ करते थे और इनकी जब बात की जाए तो ये नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है किसको लेकर के, कहा जा रहा है कि बताइएगा कि बलरामपुर में किसकी मूर्ति अभी हाल फिलहाल में स्थापित करी गई है। बलरामपुर की जब बात की जाए तो बलरामपुर जिले में यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। हाँ, ये सही कह रहे हो कि अगर हम मोहिनी की जगह बात करें तो एक मछली अवतार आपने सुना होगा, बिल्कुल आपने सही कहा, मछली अवतार। ठीक है, क्योंकि भगवान ने क्या किया था, भविष्य के संदर्भ को बचाने के लिए मछली अवतार लिया था। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, कश्यप के बाद क्या किया था, मछली अवतार लिया था। मोहिनी तो एक तरीके से कह सकते हो उनकी प्रतिरूपी थी खास। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बलरामपुर, बलरामपुर की जब बात की जाए तो बलरामपुर में जो मूर्ति है वह किसकी आपकी स्थापित करी गई है। बलरामपुर की जब बात की जाए तो बलरामपुर में एक जो मूर्ति आपकी स्थापित की गई है वह किससे समेत आपको दिख मिलती है। नामों की जब बात की जाए तो बलरामपुर में ये जो मंत्री होती है, मतलब मूर्ति होती है, वह किससे समित होती है। देखिए, हमारे यूपी में वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मूर्ति स्थापित की गई हैं। जैसे राजा राव बक्स की जब बात की जाए तो इनकी मूर्ति कहाँ पे स्थापित की गई है, तो ये आपके उन्नाव में स्थापित की गई है। ये बेसिकली है कौन, तो ये 1857 की क्रांति के सेनापति, कह सकते हो कि सिपाही थे। संबंध कहाँ से है, तो इनका जो जन्म है वह बिजनौर से समित आपको दिख मिलता है। मतलब बिजनौर बरेली की जब बात की जाए तो बिजनौर बरेली इनका संबंध आपको रोहिलखंड से समित दिख मिलता है। चंद्रशेखर आजाद की जब बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति जो आपके स्थापित है वह कहाँ पे स्थापित है, तो ये आपके आजाद पार्क में देखने मिलता है, आजाद पार्क में। और ये आजाद पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके प्रयागराज में अवस्थित है। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की मूर्ति नहीं स्थापित है, लेकिन इनके नाम पे क्या है, एक विद्यालय स्थापित है। और इस विद्यालय की जब बात की जाए तो ये विद्यालय कहाँ पे पड़ता है, अलीगढ़ में। अलीगढ़ की जब बात की जाए, अलीगढ़ में ये विद्यालय पड़ता है। राजा सुहेलदेव की जब बात की जाए तो राजा सुहेलदेव का नाम आपने सुना होगा। राजा सुहेलदेव की जब बात की जाए तो राजा सुहेलदेव के नाम पे यहाँ पे एक संग्रहालय और साथ ही साथ यहाँ पे क्या की गई है, एक इनकी मूर्ति स्थापित करी गई है। बाकी अगर देखा जाए तो इनके नाम पे एक हमारे यहाँ पे विद्यालय स्थापित किया गया है। और इस विद्यालय की जब बात की जाए तो ये विद्यालय कहाँ पे स्थापित है, विद्यालय की जब बात की जाए तो इनके नाम पे जो विद्यालय है वह आपके आजमगढ़ में स्थापित किया गया है। आजमगढ़ की जब बात की जाए तो आजमगढ़ में एक राज्य विश्वविद्यालय है जिसको राजा सुहेलदेव के नाम पे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो राजा सुहेलदेव के नाम पे एक विद्यालय जो स्थापित है वो आपके आजमगढ़ में है। राजा बख्श सिंह के नाम पे आप कह सकते हो उन्नाव में एक मूर्ति स्थापित की गई है। बाकी अगर देखा जाए तो इनके नाम पे एक मेडिकल कॉलेज जरूर स्थापित किया गया है। और ये कहाँ पे देख मिलता है, तो मेडिकल कॉलेज जो है यह आपके गोंडा में। तो गोंडा की जब बात की जाए तो वर्तमान गोंडा जिले में एक मेडिकल कॉलेज इनके नाम पे क्या किया गया, स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जब बात की जाए तो इनका संबंध क्या है, तो आप भी जानते हैं 1915 में क्या किया गया था, इनको निर्वासित कर दिया गया था। ये चले गए थे अफगानिस्तान और वहां पे अपनी क्या कही थी, इन्होंने सरकार वगैरह स्थापित भी करी थी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नाम आता है कि हमारे यूपी में जनगणना 2011 के अनुसार खास करके किस जिले की जो जनसंख्या है वहां पे ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा निवास करती है। मतलब गांव में रहने वाले लोगों की जब बात की जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा इनकी संख्या निवास करती है। नामों की जब बात की जाए तो ये नाम समित होता है प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद या फिर आपके महोबा के रूप में। कौन सा नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंदर यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जनगणना 2011। जनगणना 2011 की जब बात की जाए तो उसमें हमने क्या टैगलाइन चूज किया है, हमारी जनसंख्या हमारी हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ठीक है,
तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य की जब बात की जाए तो ये हमने टैगलाइन चूज किया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसी जनसंख्या के सापेक्ष आपने नाम सुना होगा, बेसिक अगर देखा जाए तो प्रगणक शिक्षिका ये क्या की गई थी, यह आपकी कह सकते हो कि इसके लिए लोगो आपका चिन्हित किया गया था। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो जनगणना के सापेक्ष आपने सुना भी होगा, हमारे यहाँ पे 2011 की जो जनगणना आयोजित की गई उसमें 19,98,12,341 ये कुल लोगों की संख्या थी। और लोगों के सापेक्ष अगर देखा जाए तो देश की कुल जनसंख्या का, ठीक है, देश की कुल जनसंख्या की जब बात की जाए तो कुल जनसंख्या का 16.51% संख्या यहाँ पे आपको दिख मिलती है। बाकी अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, 11 जुलाई ये क्या मनाई जाती है, ये हमारे यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस आपका आयोजित किया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस की जब बात की जाए तो आपके 11 जुलाई को आयोजित किया जाता है। बाकी रही बात जनसंख्या के लिए तो आप भी जानते हैं 16.51% को आधारित करते हुए यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज वर्तमान में जो प्रयागराज है, प्रयागराज में मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा सर्वाधिक आपके ग्रामीण लोग निवास करते हैं, सर्वाधिक आपके पुरुष निवास करते हैं, सर्वाधिक अगर देखा जाए तो यहीं पे आपके महिला निवास करती हैं। और जाहिर सी बात है पुरुष महिला निवास करते हैं तो सबसे ज्यादा आपके बच्चे भी यहीं पर निवास करते हैं। आबादी हो जाती है गाजियाबाद में, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा शहरी आबादी है। और अगर हम प्रतिशत के आधार पे बात करें, प्रतिशत के आधार पे, तो प्रतिशत जो शहरी आबादी है वह कहाँ पे आपको मिलती है, तो आपको दिख मिलती है गौतम बुद्ध नगर जिले में। और प्रतिशत के रूप में जो आपकी ग्रामीण आबादी होती है वह कहाँ पे दिख मिलती है, तो ये आपको दिख मिलती है श्रावस्ती में। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा श्रावस्ती में है परसेंटेज के रूप में, और परसेंटेज की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा शहरी आबादी है। लेकिन जब हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर के आधार पे हमारे यहाँ पे गाजियाबाद में सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं, और फिर आपकी ग्रामीण आबादी जो है वो आपके खास करके कह सकते हो कि आपके प्रयागराज में सबसे ज्यादा निवास करती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो कुल आबादी में सबसे ज्यादा आबादी निवास करती है तो वह कहाँ पे निवास करती है, तो आज प्रयागराज में यूपी की सर्वाधिक आबादी निवास करती है। और इसी तरीके से महोबा की जब बात की जाए तो महोबा में न्यूनतम आबादी आपके निवास करती है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि राज्य के अंतर्गत जब हम बाल लिंगानुपात की बात करें तो बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा आपको देख मिलता है। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात या जिसको हम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं वह हमें देख मिलता है आजमगढ़ में, बलरामपुर में, गोरखपुर में, या फिर आपके जौनपुर के अंतर्गत। कौन सा नाम यहाँ से समित आपको देख मिलता है। अगर हम जनगणना की बात की तो जनगणना में हमने आपको कई बार बताया मादा और खास करके जब हम बात करते हैं किसके बारे में, पुरुष और महिला के बारे में, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पुरुष और महिला अनुपात, पुरुष और महिला अनुपात की जब बात की जाए तो यहाँ पे नर और मादा अनुपात की जब बात की तो इसके सापेक्ष आपने सुना होगा कि 1000 पुरुष पे हम महिलाओं का अनुपात चेक करते हैं। अगर इस कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें दो कैटेगरी आपके सामने आती है। कौन कौन सी आती है, तो एक कैटेगरी होती है वयस्कों का। वयस्कों का लिंगानुपात कितना है, तो वयस्कों का लिंगानुपात होता है 912। ठीक है, वयस्कों में 912 लोग क्या होते हैं आपके लिंगानुपात में आपको देख मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है, तो आपने सदैव सुना होगा जौनपुर में, जौनपुर में सबसे ज्यादा है। जबकि अगर हम बात करें तो बागपत में क्या है, इनकी संख्या सबसे कम है। तो वयस्कों का लिंगानुपात 912 है, जौनपुर में सबसे ज्यादा है और बागपत में सबसे कम हो जाता है। फिर बात आती है 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे, 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों की जब बात की जाए तो इनका लिंगानुपात कितना है, इनका लिंगानुपात 902 होता है। इनकी जब बात की जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ से है, बलरामपुर जिले से। और यहीं पे अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर जिला जो है वहाँ पे सबसे कम आपका बच्चों का लिंगानुपात आपको देख मिलता है। अब इस दशा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, बलरामपुर जिला, यूपी का जो बलरामपुर जिला है वहाँ पे बच्चों का लिंगानुपात सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पे अभी हमने पिछले दिनों चर्चा भी किया था, लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए खास करके एक योजना चालू की गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, और इसकी जब बात की जाए तो इसकी शुरुआत है 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से शुरू हुआ था, हरियाणा पानीपत से। और हरियाणा पानीपत की जब बात की जाए तो हरियाणा पानीपत के सापेक्ष में एक नाम और ध्यान रखिएगा, माधुरी दीक्षित। इनका नाम क्यों शामिल है, क्योंकि माधुरी दीक्षित की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाती है, यह इसकी ब्रांड एम्बेसडर हो जाती हैं। अभी आपने सुना होगा हमारी यूपी में भी इसका एक ब्रांड एम्बेसडर चिन्हित किया गया था। और यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में मिर्जापुर जिले की रहने वाली है खास करके इस्माइल पिंकी। इस्माइल पिंकी मूवी में कह सकते हो कि अपना आ, कह सकते हो कि इस्माइल पिंकी में अपना कैरेक्टर दे करके ऑस्कर जीतने वाली जो बच्ची है उसी को क्या किया गया,
हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि हृदय योजना की जब बात की जाए तो हृदय योजना में शामिल जो शहर है, खास करके अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम आपको देख मिलते हैं, हृदय योजना। हृदय योजना की जब बात की जाए तो हृदय योजना, हृदय योजना की जब बात की जाए तो हृदय योजना के अंतर्गत खास करके अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंतर्गत कितने शहर आपके चुने गए? हृदय योजना, तो आपने सुना भी होगा द हेरिटेज, द हेरिटेज सिटी, क्या नाम देते हैं? द हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। बेसिक अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत क्या एक स्कीम था केंद्र सरकार का, एक कह सकते हो कि स्कीम ये था कि हमारे यहाँ पे जो हेरिटेज सिटी है, बेसिक आप कह सकते हो कि जो विरासत शहर हैं जिनकी कुछ अपनी महत्ता है, ठीक है, जिनकी अपनी कुछ महत्ता है, ऐसे विरासत सिटी को हमें क्या करना है? डेवलप करना है। एक्चुअली एक योजना हमारे यहाँ पे शुरू की गई थी, स्मार्ट सिटी योजना। तो स्मार्ट सिटी में सामान्य प्रकार के शहर आपके चुने गए थे और सामान्य प्रकार के शहरों की जब बात की जाए तो उनको चिन्हित करते हुए उनको डेवलप करने की बात चली थी। लेकिन फिर बात आई कि ये जो आपके पुराने शहर हैं, जिनकी अपनी कुछ कह सकते हो कल्चर है, कुछ अपनी विरासत है, उसके लिए ये हृदय योजना आपके चालू की गई। खास आपने सुना भी होगा 21 जनवरी 2015 को, 21 जनवरी 2015 को इस विषय को शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये केंद्र सरकार की एक योजना हो जाती है। तो केंद्र सरकार की जब बात की जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा कुल इसमें भारत के, ठीक है, कुल अगर देखा जाए तो भारत के 12 शहर या आप कह सकते हो 12 ऐसे स्थल का चुनाव किया गया जिनको क्या किया जाना था? डेवलप किया जाना था। अब इसी अंतर्गत अगर देखा जाए तो हमारी यूपी के 2 स्थल इसमें क्या किए गए? चिन्हित किए गए। ये यूपी के 2 स्थल कौन-कौन से थे? तो एक का नाम था बनारस और बनारस के अलावा एक की जब बात की जाए तो एक का नाम था मथुरा, ठीक है? तो बनारस और मथुरा की जब बात की जाए तो बनारस और मथुरा की जब बात की जाए तो इसको क्या किया गया? हमारे यहाँ पे शुरू किया गया किसके सापेक्ष में? कि हमें हृदय योजना के अंतर्गत क्या करना है? इसको बढ़ावा देना है, ठीक है? तो हृदय योजना की जब बात की जाए तो हृदय योजना के अंतर्गत इसको क्या किया गया? चिन्हित किया गया। हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय विरासत शहर, राष्ट्रीय विरासत शहर, ठीक है? तो विरासत शहर की जब बात की जाए तो विरासत शहर का विकास कैसे किया जाए और उसका संवर्धन कैसे किया जाए उसके लिए। तो राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना, संवर्धन योजना, संवर्धन योजना, ठीक है? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना या द हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगुमेंटेशन योजना, हृदय योजना शुरू किया गया आपके 21 जनवरी 2015 को, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने 12 शहरों का चुनाव किया पूरे भारत से और यूपी से 2 शहर चिन्हित किए गए, बनारस और मथुरा। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि चना की जो फसल है वो मानी जाती है। वर्तमान में अगर चने की फसल की बात की जाए तो चने की जो फसल है वह हमारे यहाँ पे क्या मानी जाती है? चने की फसल की जब बात की जाए तो चने की फसल ये मानी जाती है। चने की फसल की जब बात की जाए तो चने की फसल हमारे यहाँ पे क्या मानी जाती है? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आज अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो सामान्यतः आपने सुना होगा कि अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम के आधार पे, मौसम या ऋतु के आधार पे हमारे यहाँ पे क्या होता है? मिला-जुला के आपने सुना होगा 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है? 3 प्रकार की फसलें, जहाँ पे आपने देखा होगा कि सर्दियों में क्या हो जाती है? आपके रबी की फसल लगाई जाती है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जब बरसात आती है तो उस टाइम पे खरीफ की फसल लगाई जाती है और जब आपकी क्या हो जाती है? गर्मी होती है तो उस टाइम पे जायद की फसल लगाई जाती है। तो 3 प्रकार की फसल जो हमारे मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात, तो उसको लेकर के ये आपकी लगाई जाती है। रबी फसल की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे गेहूँ, चना,
मटर, सरसों, जौ, ठीक है। ये कुछ फसलें जो होती हैं वह आपके क्या की जाती हैं, रबी सीजन में लगाई जाती हैं। खरीफ की जब बात की जाए तो खरीफ अर्थात आप कह सकते हो धान, धान के अलावा मूंगफली, मूंगफली के अलावा सूर्यमुखी, इसके अलावा अरहर, ठीक है। ये कुछ फसलें जो होती हैं वह आपकी क्या होती हैं, खरीफ सीजन में लगाई जाती हैं। खरीफ सीजन की जब बात की जाए तो खरीफ सीजन में लगाई जाती हैं। जायद की जब बात की जाए तो इसमें क्या होती है, सामान्यतः आपने सुना होगा जो बिसर्पी लता होती है, अगर इस बिसर्पी लता की बात की जाए जिसमें सामान्यतः आपने देखा होगा तरबूज, खरबूज, खरबूज के अलावा ककड़ी, ककड़ी के अलावा अगर देखा जाए तो जितनी आपकी सब्जी वाली फसलें होती हैं, सामान्यतः सब्जी वाली फसल, तो सब्जी वाली फसल अधिकतर इसमें जैसे खीरा वगैरह है, घिया है, सीताफल है, इन सब की जब बात की जाए तो ये सब क्या हो जाते हैं, इसमें आपके लगाए जाते हैं। तो मिला-जुला के अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार की क्या हो जाती हैं, फसलें होती हैं। जहाँ पे चना की जब बात की जाए तो चना आपके रबी सीजन में उगाया जाता है। वैसे चने की जब बात की जाए तो चना मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, आपका जो बुंदेलखंड रीजन है, यूपी के सापेक्ष में बुंदेलखंड की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड में इसको सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। गाँव देहात में इसको सुबह के टाइम नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं और लोग कहते हैं, "ए बेटा तनी घुघरुआ लई देओ।" घुघरी बोलते हैं, घुघरी, ठीक है। तो घुघरी, चना खास करके कहाँ से समित होता है? अगर इसकी बात की जाए तो ये आपको नाम देख मिलता है बुंदेलखंड रीजन के संदर्भ में, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है किसके रूप में? नाम आता है कि कटहल महोत्सव आयोजित किया जाता है। कटहल महोत्सव आयोजित किया जाता है। एक्चुअली आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। तो पर्यटन को जो बढ़ावा देती है, उसके अंतर्गत अगर देखा जाए, तो पर्यटन में आपने सुना भी होगा कि मुख्य रूप से पर्यटन में हम अलग-अलग स्थल का चुनाव करते हैं। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खेती-बाड़ी के भी उत्पाद हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, जिनको उत्पादित करते हैं और उसकी अलग-अलग वैरायटी हैं। अगर लोगों को थोड़ा-सा बताया जाए, तो वो लोग भी जागरूक होंगे और विभिन्न प्रकार के ऐसे फसलों को क्या करेंगे, उत्पादित करेंगे। तो इसी क्रम में कई सारे महोत्सव हमारे यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ पे बात की जाए तो लखनऊ में आम महोत्सव, आपने आम बात सुना होगा, ठीक है? आम महोत्सव लखनऊ में आयोजित होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने गुड़ महोत्सव के बारे में सुना होगा और गुड़ महोत्सव के अलावा अगर इसी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पे क्या नाम आता है? श्री अन्न महोत्सव। श्री अन्न महोत्सव बेसिक आप कह सकते हो कि जो मोटा अनाज होता है, उसको लेकर के इसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में जैसे आपने नाम सुना होगा गोरखपुर का, गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में क्या आयोजित किया जाता है? गोरखपुर में रेशम महोत्सव, रेशम महोत्सव के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे सुनहली महोत्सव, ये आपका आयोजित किया जाता है। आगरा की जब बात की जाए तो आगरा में नाम सुना होगा आपने किसका? बाजरा महोत्सव, ठीक है? तो बाजरा महोत्सव आगरा में। आपके प्रयागराज की जब बात की जाए तो यहाँ पे अमरूद महोत्सव, प्रयागराज में अमरूद महोत्सव। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपके प्रतापगढ़ में आंवला महोत्सव, ठीक है? आंवला महोत्सव की जब बात की जाए तो ये आपके प्रतापगढ़ में। नामों की जब बात की जाए तो आपने केला महोत्सव, ये कहाँ से सुना है? तो ये आपके कुशीनगर से आपको नाम देख मिलता है। आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? स्ट्रॉबेरी के बारे में, स्ट्रॉबेरी महोत्सव। साथ ही साथ आयुर्वेद महोत्सव, ये कहाँ पे? तो इनकी जब बात की जाए तो ये आपको पहले चरण में खास करके झांसी की जब बात की जाए तो झांसी से नाम आता है। नामों की जब बात की जाए तो आपका कटहल महोत्सव, ये कहाँ पे? यह आपके इटावा में आयोजित किया जाता है। क्योंकि इटावा का ये जो चंबल रीजन है, यहाँ पे बहुतायत मात्रा में क्या होता है? कटहल की पैदावार की जाती है, चूँकि बुंदेलखंड का एरिया है। तो इस जैक फ्रूट की जब बात की जाए इटावा लोकेशन में बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता है और इसकी अच्छी क्वालिटी भी आपको बेहतर तरीके से दिख मिलती है। इटावा वही है जो आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। हालाँकि यमुना की जब बात की जाए तो यमुना के अलावा इसकी सहायक होती है चंबल और अभी हमने बताया किसके बारे में? अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन के लिए ये आपका इटावा जिला जाना जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि भारतवर्ष में पहली बार संगीत आधारित एक विश्वविद्यालय बनाया गया और इसकी जब बात की जाए तो इसकी नींव कहाँ पे रखी गई? संगीत आधारित पहला विश्वविद्यालय। देखिए, पढ़ाई-लिखाई की जब बात की जाए तो पढ़ाई-लिखाई के लिए आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के, खास करके अलग-अलग प्रकार के विद्यालय स्थापित किए गए हैं और इन विद्यालयों की जब बात की जाए तो ये विद्यालय आपको नए-नए प्रकार से देख मिलते हैं। जैसे उर्दू विश्वविद्यालय, जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय, जैसे हिंदी विश्वविद्यालय, अंग्रेजी विश्वविद्यालय, ठीक है?
तो इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे संगीत को आधारित करते हुए ये पहला विश्वविद्यालय होता है। पहली बात तो आपने सुना होगा, अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद क्या हो जाता है? सामवेद पहला संगीत आधारित आपका एक वेद हो जाता है, ठीक है? संगीत आधारित एक आपका वेद हो जाता है। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो भरत मुनि की एक पुस्तक है जिसको हम नाम देते हैं नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र नाम की पुस्तक की जब बात की जाए तो नाट्य शास्त्र नाम की पुस्तक होती है, ये हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है? संगीतज्ञों की बाइबल नाम दी जाती है। तो संगीतज्ञों का इसे बाइबल भी नाम देते हैं। तो संगीतज्ञों के बाइबल की जब बात की जाए तो ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आपको नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है? बाकी अगर देखा जाए तो यहीं पे ही हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में ही आपने नाम सुना होगा विष्णु पालेकर भारत खंडे। खास अगर उनकी बात की जाए तो उनके प्रयास से क्या किया गया, जुलाई 1926 में एक विद्यालय स्थापित किया गया जिसका संदर्भ होता है लखनऊ में। और लखनऊ में इस विद्यालय की जब बात की जाए तो इस विद्यालय को हम किसके रूप में नाम देते हैं? तो इस विद्यालय को हमारे यहाँ पे नाम दिया जाता है मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्या बोलते हैं? मैरिस कॉलेज ऑफ मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की जब बात की जाए तो इसके रूप में क्या किया गया? इसकी स्थापना करी गई, ठीक है? खास अगर देखा जाए तो आज वर्तमान में इस विद्यालय का नाम बदल करके भारतेंदु भारत खंडे, क्या बोलते हैं? भारत खंडे संस्कृति संस्थान कर दिया गया है। तो भारत खंडे संस्कृति संस्थान कर दिया गया है जो वर्तमान में आपके इसी राजधानी लखनऊ में पड़ता है। तो राजधानी लखनऊ में ये क्या हो जाता है? ये कह सकते हो कि पहला, खास करके अगर हम बात करें तो पहला संगीत आधारित विश्वविद्यालय होता है जिसकी अवस्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी इसी लखनऊ की जब बात की जाए तो हमारी यूपी का जो कथक शोध संस्थान है ये भी यहीं से समित हो जाता है। एक्चुअली आपने सुना होगा कि हमारे राज्य की जो पहचान है वो कथक है। और कथक की जब बात की जाए तो शास्त्रीय नृत्यों में कथक का नाम आता है। अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। तो लखनऊ में यह विद्यालय हो जाता है। नाम आता है कि भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे आपको मिलता है? बीज अनुसंधान संस्थान की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति कहाँ से देखने को मिल जाती है? बीज अनुसंधान संस्थान। एक्चुअली आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे जो खेती बाड़ी में बीज प्रयोग किए जाते हैं ना, उनकी गुणवत्ता अगर बेहतर है तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी क्या होगा? उनका बेहतर होगा। तो एक संस्थान आपने सुना होगा ICAR, क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, जिसकी स्थापना 1929 में नई दिल्ली में की गई है। और नई दिल्ली के इस संस्थान की जब बात की जाए तो इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग रीजन की जब बात की जाए तो अलग अलग रीजन में क्या किया गया है? विभिन्न प्रकार के आपके कह सकते हो कि शोध सेंटर या जो रिसर्च सेंटर होते हैं उनकी स्थापना करी गई है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो जैसे आपने नाम सुना होगा हापुड़ में, तो हापुड़ में क्या है? ग्रेन स्टोरेज सेंटर है। तो हापुड़ में ग्रेन स्टोरेज सेंटर आपको दिख मिलता है। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में क्या है? औषधि शोध संस्थान है। इसके अलावा विश्व शोध संस्थान है। इसके अलावा पशु जैविकी शोध संस्थान है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? गन्ना शोध संस्थान, ठीक है। तो ये कुछ संस्थान जो हैं ये आपके लखनऊ में पड़ते हैं। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में दलहन शोध संस्थान है, ठीक है, दलहन शोध संस्थान। साथ ही साथ चर्म शोध संस्थान है, चीनी शोध संस्थान, ये आपके कानपुर में हो जाता है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में आपने नाम सुना होगा साग सब्जी शोध संस्थान, क्या बोलते हैं? साग सब्जी शोध संस्थान। और साग सब्जी शोध संस्थान के ही सापेक्ष में यहाँ पे बीज शोध संस्थान की जब बात की जाए तो बीज शोध संस्थान जो है यह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें क्या किए जाते हैं? गुणवत्तापरक जो बीज होते हैं उनको क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। वैसे इसी बनारस की जब बात की जाए तो इसी बनारस में आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? उत्तर भारत का, क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उत्तर भारत का एक चावल शोध संस्थान। तो उत्तर भारत का जो चावल शोध संस्थान है ये भी आपको यहीं से देखने को मिल जाता है। तो उत्तर भारत का एक चावल शोध संस्थान ये भी आपको यहीं से देखने को मिल जाता है, ठीक है। नामों की जब बात की जाए तो नाम आता है अमरूद प्रशिक्षण संस्थान, कहाँ पे स्थित है? प्रशिक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? जाहिर सी बात है, अमरूद उत्पादन में एक विशेष प्रकार की उसको केयर करने की, उसको देख रेख करने की क्या हो जाती है? जरूरत पड़ती है। और इसी सापेक्ष हमारे यहाँ पे क्या किया गया है? अमरूद को सेंट्रल में रख करके कह सकते हो कि लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह लोग भी अपने लोकल रिहायशी एरिया में अमरूद का बेहतर उत्पादन कर पाए। और जाहिर सी बात है कि इससे क्या करें? राजस्व हासिल करें, उनकी आर्थिक स्थिति संबल हो। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसीलिए अमरूद प्रशिक्षण संस्थान आपका डेवलप किया गया है।
तो देखिए हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में कई सारे संस्थान ऐसे होते हैं, जैसे आंवला का प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके प्रतापगढ़ में पड़ता है। आपने नाम सुना होगा जैसे आम का प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पे स्थित है? ये आपके लखनऊ में पड़ता है। आपने नाम सुना होगा जैसे पान का प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पे स्थित है? ये आपके महोबा में पड़ता है, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर हम अपने यूपी की बात की जाए, तो हमारी यूपी के अंतर्गत, ठीक है? हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में ही खास करके अगर देखा जाए, तो हमारी यूपी के अंतर्गत यह लोकेशन ध्यान रखिएगा, जिसको हम नाम देते हैं प्रयागराज। क्योंकि प्रयागराज को आज हम शुद्ध रूप से क्या बोलते हैं? आपके अमरूद नगरी की संज्ञा दे देते हैं, ठीक है? अमरूद नगरी की जब बात की जाए तो अमरूद नगरी के रूप में इसे नाम दिया जाता है, और इसी अमरूद नगरी में अमरूद का एक क्या हो जाता है? प्रशिक्षण संस्थान, नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अमरूद प्रशिक्षण संस्थान की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है प्रयागराज में, अमरूद प्रशिक्षण संस्थान, यह नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी अमरूद की जब बात की जाए तो अमरूद की कुछ किस्में ध्यान रखिएगा, जैसे सरदार 49, क्या बोलते हैं? सरदार, लखनऊ 49। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ललित सुर्ख, ललित सुर्ख, ये क्या हो जाते हैं? यह आपके अमरूद के कुछ बेसिक किस्म होते हैं, जो आपके अमरूद रीजन, मतलब कह सकते हो कि जो प्रयागराज में उत्पादित किए जाते हैं। हालाँकि प्रयागराज के अलावा अगर देखा जाए तो जो सहारनपुर है, इस रीजन में भी बड़े वाले जो अमरूद होते हैं, कागजी अमरूद जिसे कहा जाता है, उनका उत्पादन किया जाता है। वैसे सहारनपुर किसके लिए फेमस है? तो आप भी जानते हैं जितने हमारे यहाँ पे रसीले फल होते हैं, सिट्रस फल, जिसमें अधिकतर आपने सुना होगा जैसे लीची का नाम आता है, लीची के अलावा संतरा का नाम आता है, संतरा के अलावा आपका मौसमी का नाम आता है। यहीं पे अगर देखा जाए तो जैसे आपने नींबू का नाम सुना होगा, नींबू के अलावा आम का नाम आपने सुना होगा। तो ये विभिन्न प्रकार के जो फसल हैं सहारनपुर में क्या किए जाते हैं? उगाए जाते हैं, ठीक है? नामों की जब बात की जाए तो नाम आता है पनियाला। अभी आपने सुना होगा पनियाला को क्या किया गया? हमारे यूपी से जीआई टैग दिया गया है। अब पनियाला की जब बात की जाए तो पनियाला को जीआई टैग दिया गया, ये उत्पाद कहाँ से समित हो जाता है? पनियाला की जब बात की जाए तो पनियाला बेसिक आप समझ सकते हैं, छोटा-सा थोड़ा-सा रेड कलर का उत्पाद होता है, काला और रेड कलर का। बेसिक अगर देखा जाए तो ये आपके खट्टा मीठा पदार्थ होता है, डायरेक्टली आप इसका सेवन करते हैं। आज अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ से समित हो जाता है? जीआई टैग। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जीआई टैग की जब बात की जाए तो जीआई टैग के लिए जो आपके यूपी का नाम आता है वह किस संदर्भ में है? तो यूपी में कुल आपके 75 उत्पाद, सर्वाधिक उत्पाद आपके जीआई टैग प्राप्त किए हैं। अभी लास्ट टाइम आपने सुना होगा यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में 6 ऐसे उत्पाद हैं, ठीक है? यूपी के ऐसे 6 उत्पाद हैं जिनको क्या किया गया? इस सूची में स्थान दिया गया, और इस तरीके से कह सकते हो ये 75, ठीक है? 75 की जब बात की जाए तो 75 आप कह सकते हो कि उत्पादों को यहाँ पे चिन्हित किया गया। नामों की जब बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए आपने नाम सुना होगा, जैसे लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए, लखीमपुर खीरी में हस्त निर्मित दरी का नाम आपने सुना होगा। तो हस्तनिर्मित दरी जो है, यह यहाँ से आपको दिखता है। हापुड़ पिलुकवा की जब बात की जाए तो यहाँ से छपाई कार्य, ठीक है? तो छपाई कार्य की जब बात की जाए तो छपाई कार्य यहाँ से शामिल किया गया। बाकी अगर देखा जाए तो बरेली से जरी दरदोजी आपका शामिल किया गया, और जरी जरदोजी के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? बरेली से ही आपके बाँस बेंत को। तो बाँस बेंत की जब बात की जाए तो बाँस बेंत आपका शामिल किया गया। बाकी अगर देखा जाए तो बनारस से आपका शामिल किया गया था क्या? बनारस की जब बात की जाए तो बनारस से तिरंगा बर्फी आपका शामिल किया गया था, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका मेटल ढलाई वर्क, ठीक है? मेटल ढलाई वर्क की जब बात की जाए तो मेटल ढलाई वर्क जो है यह आपका यहाँ से शामिल किया गया, ठीक है? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो 6 उत्पाद होते हैं, ठीक है? ये जो 6 उत्पाद होते हैं, इन 6 उत्पादों की जब बात की जाए तो ये 6 उत्पाद आपको यहाँ पे बेसिक देख मिलते हैं। खास अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम आपके अभी हाल-फिलहाल में चिन्हित किए गए थे। तो खास अगर देखा जाए तो ये जो पनियाला है वो कहाँ से समित है? ये आपके गोरखपुर से समित है। इवन गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर से टेराकोटा उत्पाद आपको देखने को मिल जाता है। उत्पादों की जब बात की जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अभी लास्ट टाइम आपके अयोध्या की जब बात की जाए, अयोध्या के जो घी के लड्डू होते हैं, घी के लड्डू वो आपके शामिल किए गए थे। इसी अयोध्या से 4 उत्पाद और शामिल किए जाने की बात चली है। लाल चंदन, खुरचन पेड़ा, ठीक है? खुरचन पेड़ा, और खुरचन पेड़ा के अलावा अगर देखा जाए तो खड़ाऊँ, और खड़ाऊँ के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ का जो गुड़ है, ठीक है? ये 4 उत्पाद अभी अयोध्या से शामिल करने की बात चली है, ठीक है? बाकी अगर देखा जाए तो गोरखपुर का टेराकोटा यहाँ पे क्या किया गया था? लास्ट टाइम आपका शामिल किया गया था। इमरती की जब बात की जाए तो इमरती कहाँ से समित है? इमरती आपके जौनपुर से समित है, जिसको लास्ट टाइम क्या किया गया था? जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है? तो इनको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा।
नाम आता है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस मुख्यालय कहाँ से समित हो जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुलिस मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस मुख्यालय की जब बात की जाए तो पुलिस मुख्यालय यह प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। पुलिस मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। पुलिस मुख्यालय, देखिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, पुलिस मुख्यालय क्या है? जो पुलिस का हेडक्वार्टर है। एक्चुअली आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे पुलिस का जनक किसको मानते हैं? कार्नवालिस को नाम दिया जाता है। और कार्नवालिस के द्वारा खास करके आपने सुना होगा क्या? आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक है। तो सीआरपीसी की जब बात की जाए तो ये व्यवस्थाएं लाई गई थी। ये कब लाई गई थी? 1861 में, ठीक है। तो इसी 1861 की जब बात की जाए तो उसी टाइम पे हमारा पुलिस मुख्यालय भी स्थापित हुआ था। लेकिन इसकी जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो पहले चरण में ये आपका स्थापित हुआ था प्रयागराज में, ठीक है। लेकिन अब हमारे यहाँ पे क्या आ गया है? बीएनएस आ चुका है, मतलब भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो पुलिस का आप कह सकते हो कि मुख्यालय अब आपका बन चुका है, वह कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में गोमती नगर एरिया में आपका बन चुका है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में? मुरादाबाद में क्या है? तो यहाँ पे आप भी जानते हैं कि यहाँ पे पुलिस लोगों का जो प्रशिक्षण किया जाता है, तो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो है वह कहाँ से देख मिलती है? वह आपके मुरादाबाद में देखने को मिल जाती है। तो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो है वो आपके मुरादाबाद में है। और पुलिसों की जब बात की जाए तो पुलिसों का जो मुख्यालय है वो आपके लखनऊ के अंतर्गत देख मिलता है। जिसमें आपने देखा होगा कि पुलिस से संबंधित जितने भी कार्यविधि वगैरह आयोजित की जाती है, वह मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यह नाम आपके लखनऊ से समित हो जाता है पुलिस मुख्यालय। बाकी पुलिस मुखिया की जब बात की जाए तो वर्तमान में कौन है? तो डीजीपी आप भी जानते हैं, सबसे टॉप लेवल का अधिकारी होता है। प्रशांत कुमार की जब बात की जाए तो प्रशांत कुमार जो बिहार के रहने वाले हैं, वो वर्तमान में हमारे डीजीपी हैं, पुलिस मुखिया के सबसे प्रमुख अधिकारी, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है किसके रूप में? कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, यह किस शहर में पड़ता है? रानी लक्ष्मीबाई की जब बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है वो आपके यूपी में पड़ता है। खास अगर देखा जाए तो यह नाम समित होता है आगरा में, कानपुर में, झांसी में या फिर लखनऊ में। नामों की जब बात की जाए तो ये नाम समित आपको देख मिलता है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला कौन सा माना जाता है? तो भारत का पहला माना जाता है जिसकी स्थापना 1960 में करी गई थी। कहाँ पे स्थापित हुआ है? पंतनगर। पंतनगर की जब बात की जाए तो पंतनगर पड़ता है उत्तराखंड में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे, ठीक है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से। तो ये भारत देश का पहला था। अब बात आती है हमारी यूपी में कितने कृषि कॉलेज हैं? तो हमारी यूपी में कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 4 राज्य सरकार के हैं। कौन-कौन से हैं? तो एक आपका चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे देख मिलता है, जो कहाँ से समित है? जो आपके कानपुर से समित हो जाता है। एक आपने नाम सुना होगा आचार्य नरेंद्र को आधारित करते हुए, ये कहाँ से समित है? तो ये आपके कुमारगंज, फैजाबाद की जब बात की जाए, जिसे अयोध्या नाम दिया जाता है, वहाँ से समित है। एक आपने नाम सुना होगा बांदा कृषि विश्वविद्यालय के रूप में। और बांदा के अलावा अगर देखा जाए तो एक आपका सरदार पटेल के नाम से समित हो जाता है। और ये कहाँ से समित है? ये आपके मोदी नगर, मेरठ से समित होता है। तो 4 राज्य सरकार के द्वारा स्थापित है। 4 के अलावा अगर देखा जाए तो 5वाँ आपने नाम सुना होगा, ये कहाँ से देख मिलता है? तो 5वाँ आपका एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। और इस डीम्ड विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये आपके प्रयागराज, नैनी में आपको देख मिलता है, जिसका नाम आता है सैम हिंगिस बाटम, ठीक है। तो सैम हिंगिस बाटम की जब बात की जाए तो सैम हिंगिस बाटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रयागराज में पड़ता है। और बाकी अगर देखा जाए तो ये जो झांसी वाला है, ये हमारी यूपी का छठा हो जाता है। और छठे की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाता है? ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना 2014 में करी गई थी। तो झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में ये छठा नाम आपको समय देख मिलता है। बाकी यहीं पे अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, अभी फैजाबाद वाले की एक ब्रांच स्थापित की गई है। और ये ब्रांच कहाँ पे स्थापित हुआ है? ये आपकी कुशीनगर में। आपने नाम भी सुना होगा किसके नाम पे? महात्मा बुद्ध के नाम पे। तो महात्मा बुद्ध के नाम पे एक कुशीनगर में क्या किया गया? ये आपका विद्यालय स्थापित किया गया है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि निम्नलिखित में से प्रदेश के अंतर्गत अम्लीय मृदा कहाँ पे पाई जाती है? मिट्टी की जब बात की जाए तो मिट्टी में अम्लीयपन कहाँ पे पाया जाता है? सबसे पहली बात तो आप भी जानते हैं अम्ल और क्षार, मतलब अगर हम बात करें तो खट्टा पदार्थ और लवण पदार्थ या नमकीन पदार्थ,
ये कहाँ पे पाया जाता है? मुख्यतः अगर देखा जाए तो हमारे गाँव देहात में आपने देखा होगा कि खेतों की सिंचाई की जाती है। तो जब खेतों की सिंचाई की जाती है तो बार-बार सिंचाई करने की दशा में जो रसायन होते हैं पानी में, वो खेतों की पहली परत पर जमते चले जाते हैं। तो जिस तरीके से आपके शरीर पे कह सकते हो कि आपका कपड़ा होता है, 1 बार 2 बार मैला होता है, मैला होता है, मैला होता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसे 10 बार 20 बार आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपने देखा उसका कलर डाउन हो जाता है। तो सेम पैटर्न होता है खेतों का। बार-बार जब आप सिंचाई करते हैं ना, तो खेतों की परत सफ़ेद कलर की हो जाती है, जिसमें क्या हो जाता है, आपके अम्ल या क्षार की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इसे ही हम अम्लीय मृदा नाम देते हैं। खास करके जो ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करने से प्रभावित होती है। आज यूपी की जब बात की जाए तो आपके अलीगढ़ रीजन की जब बात की जाए, अलीगढ़ रीजन में इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मिट्टी की बात चली तो मृदा प्रकार हमारे यहाँ पे कितने हैं? तो अध्ययन के दृष्टिकोण से हमारी यूपी में 8 प्रकार की मृदा है। अध्ययन करते हैं तो हम किसमें करते हैं? तो आपने नाम भी सुना होगा, पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और हमने कई बार बताया शीलाधर नाम का एक व्यक्ति, नाम ध्यान रखिएगा, जिनके नाम पे एक मृदा शोध संस्थान है और ये कहाँ पे देख मिलता है? तो यह आपको देख मिलता है आज यूपी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं प्रयागराज में। वैसे ध्यान रखिएगा, मिट्टी और फसल उत्पादन इनका कोई मतलब नहीं है। मिट्टी केवल आपकी फसल को क्या करती है? एक आधार देती है और आधार देने के अलावा जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जड़ों के माध्यम से पौधों को प्राप्त होते हैं। अगर इन्हीं पोषक तत्वों को हम पौधों तक पहुंचा दें तो हमें मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और इसी नाते आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है? हाइड्रोपोनिक्स की जब बात की जाए तो हाइड्रोपोनिक्स एक नई विधा आ चुकी है, जिसमें क्या किया जाता है? पौधे को कह सकते हो यहाँ पे उगाया जाता है। जिस तरीके से आपने नाम सुना होगा एरोपोनिक्स, ठीक है? खासा अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है? इसमें हवा में पौधों को क्या किया जाता है? आपका उगाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब हमारे यहाँ पे क्या होता है? खेती-बाड़ी में आपने नाम सुना होगा कि हम लोग क्या करते हैं? जल कृषि, हवा कृषि ऐसी संकल्पनाओं को व्यवस्थित करती हैं, जिसमें आपने बेहतर तरीके से देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं? पौधे के मतलब जो उनकी ज़रूरत की पोषक तत्व होती है, उन पोषक तत्वों को क्या करते हैं, यहाँ पे उन तक उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है? तो ये नाम थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किस जिले के ग्राम पंचायत को गुणवत्तापूर्ण विकास के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का जो आईएसओ प्रमाण पत्र होता है, वह हाल-फिलहाल में प्राप्त हुआ है। अभी पिछले दिनों हमने आपको बताया था, हमारे यहाँ पे आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था किसको? खास करके एक पुलिस बल को। और ये कौन-सी थी? आप कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे पुलिस बल था, वो कौन था? सोनभद्र का। तो सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र की जो पुलिस छावनी थी, खास अगर उसकी बात की जाए, तो पुलिस बटालियन सोनभद्र को क्या किया गया था? यहाँ पे आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है? आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त होना मतलब एक तरीके से जिसकी अपनी कुछ एक वैल्यू है, अपनी कुछ बिसात है। अभी यहाँ पे क्या किया गया, हमारी यूपी में अंतर्राष्ट्रीय मार्गिक संगठन का जो आईएसओ प्रमाण पत्र होता है, वो कह सकते हो कि वहाँ पे गुणवत्ता विकास करने के नाते इसे दिया गया। रामपुरा कौन-सा है? तो रामपुर की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं ये तो अमृत सरोवर के लिए चिन्हित है। अमृत सरोवर के अलावा अगर देखा जाए तो ये भरतौल कौन-सा है? तो ये आपके आरओ जल देने के लिए जाना जाता है। हसुड़ी हसनपुर की जब बात की जाए तो यूपी का पहला ये डिजिटल गाँव है, जो सिद्धार्थनगर में पड़ता है और इसमें सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित हैं। अभी आपको हमने बताया था उदितपुर, कहाँ से समित है? महाराजगंज से। तो महाराजगंज के इस उदितपुर जिले की जब बात की जाए तो इसको क्या किया गया था? मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है? मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार भी दिया गया था और मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार क्यों किया गया? मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार इस कारण से दिया गया था, क्योंकि इसने खास करके अपने इस पंचायत की जब बात की जाए, इस खास करके अगर इसकी बात की जाए मतलब जो अ, पुरस्कार जो यहाँ का पंचायत है, उस पंचायत में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको डेवलप करने चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये क्या हो जाता है? उदितपुर, ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे माफ़ी चाहते हैं। अ, अमृत सरोवर जो है, वो कहाँ पे है? वो रामपुर जिले में पड़ता है, ठीक है? रामपुरा जो है वो कौन-सा है? ये सौर विलेज है, सौर गाँव है। और रामपुर की जब बात की जाए तो पटवई गाँव है, जो क्या माना जाता है हमारे यहाँ पे अमृत सरोवर के लिए, ठीक है? तो अमृत सरोवर के लिए आपका पटवई गाँव नाम आता है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी आपने नाम सुना होगा हमारी यूपी में जैसे जलग्राम, ये किसे बोलते हैं? तो जलग्राम की जब बात की जाए तो आपका जखनी आता है और बनग्राम की जब बात की जाए तो ये कौन आता है? बनग्राम, ये हमारे यहाँ पे नाम आता है बेलहथी, सोनभद्र में पड़ता है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जयपुरा का नाम ध्यान रखिएगा, ये किस लिए फ़ेमस है? तो जयपुरा की जब बात की जाए तो ये आपके सांसद आदर्श ग्राम में, ठीक है?
तो देश का पहला सांसद आदर्श गांव जो मोदी जी के द्वारा चुना गया था, जयपुरा नाम उसके संबंध में आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी आपने लास्ट टाइम देखा भी था किसके बारे में, उदितपुर गांव पंचायत को। तो उदितपुर पंचायत को हमने क्या दिया था, मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के अंदर पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ था, क्योंकि इसने क्या किया था, अपने यहाँ पे मॉडल आंगनवाड़ी, स्विमिंग पूल, पिंक शौचालय, योगा सेंटर, पुस्तक वाटिका, ओपन जिम, प्राथमिक विद्यालय, बैडमिंटन कोर्ट, अनमोना भवन, बाकिंग टैग, आरसीसी भवन और हरित वातावरण से मनरेगा पार्क, ये सारी चीजें डेवलप की थी। अभी इसी उदितपुर की जब बात की जाए तो इसी उदितपुर को क्या किया गया, आप कह सकते हो कि ये प्रमाण पत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, ISO प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो ये अभी हाल फिलहाल में दिया गया है। ठीक है, तो उदितपुर गांव की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, फरिंदा ब्लॉक में। फरिंदा ब्लॉक की जब बात की जाए तो फरिंदा ब्लॉक के अंतर्गत खास करके इसको ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगभग लगभग सारी चीजें जो है बड़े व्यवस्थित तरीके से यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ों की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं यूपीजी के लिए आप इस सिद्धार्थ बैच से जुड़ सकते हैं। 2.0 काश केवल 99 रुपये में है। एप्लीकेशन पे जुड़ करके आप क्लास की PDF भी ले सकते हैं, तो आप उसे भी वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। कोई नई संकल्पना, कोई नया विषय, कोई पहलू होता है तो उसे भी आप बताने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। आज के बिंदु को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, कोई नई सूचना होगी, कोई नई जानकारी होगी तो उसके साथ आपके क्रम में जुड़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।